Hey everyone, welcome back on your own channel Follow Your Passion। एंड हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ये टोटल ओवरऑल 45 सेट्स हैं और पीछे से मैंने जानबूझ के स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 45 से हम स्टार्ट करेंगे। जो लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं 2019 से, और हम फिर आगे जाएंगे और हमें ये रहेगा बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कितने रह गए हैं। आज हम 45 कर रहे हैं, 44 करें इट मीन्स 43 बच गए हैं, 44 2 कर लिया यानी कि 41 बच गए हैं। तो कंप्लीट करेंगे, कोशिश करते हैं 10 से 11 दिन के अंदर हम सभी इन 45 सेट्स को कंप्लीट कर ले, बहुत अच्छे से PYQs को रिवाइज कर ले। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू। देखिए, जहाँ प्रोफेशनलाइजेशन की बात आती है तो वहाँ तीन बातें हमेशा याद रखना। एक तो टीचर को नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है कि सब्जेक्ट को पढ़ाना किस तरह से है। आर यू गेटिंग मी टॉट? किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाना है। देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रोफेशनलाइजेशन में क्या आ जाता है कि टीचर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, बट उसे ये नॉलेज कराना कि उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज को यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाना कैसे उस सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद जो टीचिंग स्किल्स हैं वो किस तरह से यूज़ करनी है क्लासरूम में, कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट को। उसके बाद जनरेट करना है या फिर हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करना है नई नॉलेज को। ठीक है, अपने प्रोफेशन में अप टू डेट रहना है। एक टीचर को न्यू न्यू इनोवेशंस को एक्सेप्ट करते रहना है और अप टू डेट रखना है अपनी नॉलेज को, नई नई चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते रहना और जनरेट करते रहना है। तो तीन बातें ये प्रोफेशनलिज्म की घुमा फिरा के बहुत बार पूछी जाती हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड से हम डायरेक्टली देखें तो टीचर्स को कोचिंग सेंटर ओपन करने में हेल्प नहीं करता है प्रोफेशनलाइजेशन। उसके बाद जो है ट्रेन करने में कि एक बच्चे को क्या बनाए, टू बी टैक्स सेवी बनाए उन्हें। तो क्या होगा यहाँ से कि वो जो है टीचर को नॉलेज हो ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट की सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाएगा, टीचिंग स्किल्स कैसे यूज़ की जाएंगी क्लासरूम में, और नॉलेज जो नई नई जो कंट्रीब्यूट करे और जनरेट करे, नई जो नॉलेज है उसको जनरेट भी करे और कंट्रीब्यूट भी करे नई नॉलेज को अपने प्रोफेशन के लिए, यानी अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। सो ऑब्वियसली आंसर इज A, B and C। नेक्स्ट वन इज second, which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transactional strategies of curriculum? देखिए, जहाँ बात आ गई करिकुलम की, बस आप लोगों को क्वेश्चन में की पॉइंट को पकड़ना है। जहाँ बात आ गई करिकुलम की, आप ब्रांचेस को जानते हैं फिलोसफी की, जो हमारी मेन 3 ब्रांचेस होती हैं। तो हमारी जो करिकुलम है वो किससे डील करेगा? एपिस्टेमोलॉजी से। ऑब्वियसली हम सिर्फ बच्चों को एथिक्स नहीं सिखाएंगे, सिर्फ रियलिटी नहीं दिखाएंगे, हम पर्टिकुलर उनको क्या देंगे? नॉलेज, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर क्या है, स्कोप क्या है नॉलेज का, जस्टिफाइड बिलीव्स, ये सब किस में आता है? हमारा एपिस्टेमोलॉजी, जो कि करिकुलम से डायरेक्टली रिलेटेड है। थर्ड क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट अप्रोचेस का, वैलिडिटेट करे जो इंफॉर्मेशन है, स्ट्रेटजीज हैं एंड रिजल्ट इन रिसर्च स्टडी इज टेक्निकली नॉन एज। तो वो ट्रायंगुलेशन है, आप सबको पता है, बट कैसे है? ध्यान से सुनना। ट्रायंगुलेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करना किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ऑन द सेम टॉपिक, किसी भी सेम टॉपिक पे। ठीक है, उसको वैलिडेट करना कि जो रिसर्च के थ्रू यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए कलेक्ट करना डाटा, और टॉपिक क्या होगा? सेम होगा, जो कि इन्वॉल्व करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पल्स एज वेल एज मेथड्स। सैम्पल्स भी अलग हो सकते हैं और मेथड्स भी अलग हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो वो क्या होगा? हमारा ट्राइंगुलेशन। और इसका ट्राइंगुलेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि that is not necessary to cross validate data, ठीक है, but rather to capture different dimensions of the same phenomena। ठीक है, सेम फिनोमिना के डिफरेंट डायमेंशंस को कैप्चर करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, अगर देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट होते हैं जो मैनेजर के अंडर होते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, जैसे एक मैनेजर को 5 से 6 बंदे दे दिए, ठीक है, 4 से 5 दे दिए जो उनको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। बट अगर क्वेश्चन में भी अब डिफरेंटली पूछा जाए तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को बोला जाता है, स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोला जाता है। ठीक है,
सुपरविजन, स्पैन ऑफ सुपरविजन का मतलब भी स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, एंड स्पैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि रिस्पॉन्सिबल होना। एक मैनेजर 5 बंदों के ऊपर है तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उनको सुपरवाइज भी करेगा, उनको कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन एंड स्पैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है, ह्यूमंस होते हैं जो वर्कर्स होते हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, एक मैनेजर होता है, उसके अंडर 4 से 6 तक क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं जिन पर उसका प्रॉपर जो होता है कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है हमारा, सी। वन कैन मेक 4 और 6 पीपल वर्क इफेक्टिवली अंडर हिम और हर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जब डायरेक्टली ऑटोबायोग्राफी ही आ गया किसी इंडिविजुअल के बारे में तो डायरेक्टली क्या है हमारा, नरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, की पॉइंट को पकड़ते हैं। फॉर क्लासरूम डिस्कशन सेशन, देखिए क्लासरूम में डिस्कशन सेशन की बात हो रही है, डिस्कशन जो कि एक ग्रुप में होता है। आर यू गेटिंग मी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन अमंगेस्ट लर्नर्स? तो एनकरेज किस तरह से करना उनके रिफ्लेक्शन को, जो लर्नर्स हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट इंडिविजुअल ग्रुप इंटरेक्शन सेशन। भाई इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ, जब हम बात कर रहे हैं क्लासरूम डिस्कशन की तो वो तो एक ग्रुप बन गया है, यहाँ इंडिविजुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए, ग्रुप में सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो, एलिमिनेट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ फिर से आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल, सिर्फ आपको क्या है जो आपके ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ते हुए एलिमिनेशन से आराम से। अब यहाँ आप देख सकते हैं सब लोग सोचेंगे, पेयरिंग करेंगे, फिर शेयर करेंगे सेशन में। देखो डिस्कशन में मेनली होता क्या है, सोचते हैं, पेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी। सेवंथ क्या है, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील विद द थ्योरी ऑफ। देखिए एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करती है, ऑब्वियसली नॉलेज से, डायरेक्टली आंसर हमारे सामने है। करेक्ट सीक्वेंस कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में किस तरह से आई इंडिया में, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ए देखते हैं हम, ऑडियो, फिर वीडियो, ऑडियो विजुअल, उसके बाद आईसीटी। देखिए आपको देखने से पता चल रहा है, पहले क्या होती थी, सिर्फ ऑडियो एड्स होते थे, सिर्फ जैसे रेडियो होते थे सिर्फ सुनते थे, इवन टीवीज भी नहीं होते थे। उसके बाद वीडियो स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बाद आईसीटी आया है। देखिए और आप आगे देख सकते हैं बी में डायरेक्टली आईसीटी है, तो डायरेक्टली आईसीटी तो ये बिल्कुल रिसेंटली है हमारा। उसके बाद डायरेक्टली वीडियो नहीं आई थी, भाई ऑडियो पीछे कैसे हो सकती हैं, पहले वीडियो कैसे आ सकती हैं, तो ये तो सीक्वेंस है, बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमेडियल क्लास, पकड़िए की पॉइंट को, रेमेडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया जो अच्छा नहीं पढ़ते, जो एक सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट नहीं दे रहे, उनको क्या करना चाह रही हैं टीचर, रेमेडियल क्लास देना चाह रही हैं, यानी कि उनको रेमेडी दे के उनको एवरेज बेसिस पे या और बच्चों के लेवल पे लेकर आना चाहते हैं, ताकि जो रिजल्ट है, रिस्पॉन्ड है, सेटिस्फैक्टरी हो सके। तो विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन शी और ही वुड अंडरटेक फॉर चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर हिज और हर रेमेडियल क्लास, तो कौन सी इवेल्युएशन को चूज करेंगी यहाँ पर। देखिए सामने बिल्कुल आपके आंसर है, सुमेटिव इवेल्युएशन जजमेंट के लिए होती है, ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए होती है, पोर्टफोलियो का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता रेमेडिया में। कंपिटेंसी जो स्किल बेस्ड होती है, हम यहाँ कोई स्किल्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो ऑब्वियसली डायग्नोस करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे, पहले बीमारी को जानेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ, देन हम उनको रेमेडी देंगे। उसके बाद मोस्ट फेवरेट एंड इजी क्वेश्चंस, 5 स्टेप्स ऑफ मॉरिसन। देखिए यहाँ से आप
डायरेक्टली क्या करेंगे, मॉरिसन जो टीचिंग मॉडल है उनके स्टेप्स हैं और डिस्क्रिप्शन दी गई है इधर साइड में। एक्सप्लोर चीज़ों को करना, प्रेजेंट करना, एसिमिलेशन करना। पहले आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि एसिमिलेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो पहले तो इन चीज़ों को क्लियर कीजिए माइंड में, क्योंकि हो सकता है अब की बार ये पूछा गया है, आगे कुछ और पूछ लिया जाए। तो एक्सप्लोर करना, जब प्रीवियस टास्क को रिलेट करते हुए बिहेवियर, स्टूडेंट अपना बिहेवियर को शो करता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ठीक है। प्रेजेंट करना यानी कि डिस्क्राइब करना, कोई भी थीम जब आपको दिया जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, हम लोग बोलते थे कि पीपीटी बनाई है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ही तो होती है। तो कोई ना कोई, अब आप कहेंगे कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो वो एक मेरे लिए क्या है कि मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके लिए मुझे पीडीएफ भी बनाना है, उसके लिए मुझे हैंड रिटन नोट्स वट एवर जिस भी तरह मुझे बनाना है, तो मैं उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करूँगी। तो जब किसी भी ऐसे थीम को, किसी टॉपिक को डिस्कशन के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद एसिमिलेशन, आप सबको पता है कि एसिमिलेशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं उसमें न्यू आइडियाज़ को ऐड करना, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रिलेट प्रेजेंट मटेरियल टू देयर इंटरनल सेल्फ, जो उनके खुद के अंदर है, और उसके उनके साथ में क्या करना, प्रेजेंट मटेरियल को प्रेजेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडिया विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर वो क्या करें, ऑर्गेनाइज करें मटेरियल को, एक्वायर करें आइडियाज़ को। अब एक यहाँ पर ऑप्शन हमारा आगे वो भी है, रेसिटेशन। रेसिटेशन में क्या होता है, रेसिटेट करना, यानी कि क्या करना, रिविजिटिंग करना मटेरियल को। देख हम क्या बात करते हैं, जब हम पोएम सिखाते हैं छोटे बच्चों को तो रेसिटेट कराया जाता है, ठीक है, रिसाइट करते हैं वो पोएम को, यानी कि बार बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को। तो मटेरियल को बार बार क्या करना, रिविजिट करना। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या बनेगा, सी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है हमारे इंडिया में। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात हो इंडिया में, तो 3 बातों को माइंड में रखना। मेकिंग इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन, की टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो इन सर्विस है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाए, ठीक है। फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है, HRD पर फोकस किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद एम्फेसाइज किया जाता है, बिल्ड करें कमिटमेंट को और कॉन्फिडेंस लेवल को। टीचर्स को इन सर्विस क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो कमिटमेंट है उसको बिल्ड किया जा सके, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया जा सके टीचर्स के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज ABE। अब यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड भी इजीली लगा सकते हैं। फाइनेंशियल बजटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है इन सर्विस का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लगा सकते हैं जो ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए। ड्यूरेशन को बढ़ाने से क्वांटिटी से कोई फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी से जो है हमारा फ़ायदा होता है। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, और आप इजीली पढ़ेंगे तब भी। फोकस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, और बिल्ड की जाए कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस टीचर्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 12th क्वेश्चन, नियरेस्ट कोशा टू आत्मा अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है नियरेस्ट कोशा टू आत्मा, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि आंसर होगा हमारा आनंद माया, आनंद आ जाना। देखिए आत्मा तक पहुँच गए, परमात्मा तक पहुँच गए, इसको ऐसे लॉजिक से आप ध्यान रख सकते हैं, तो आनंद आ जाता है, आनंद माया। बट इसमें अगर बात करें हम लॉजिकली क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न क्या है हमारा, तो इसमें हम लॉजिकली अगर बात करें तो जो वेदांता फिलोसफी है उसी को आनंदमाया कोशा भी कहा जाता है। आनंदमाया कोशा ट्रेडिशनल जो अद्वैत वेदांता है उसका एक पार्ट है। अद्वैत वेदांता जो कोशा है, जो आनंदमाया कोशा है, वो इनर मोस्ट 5 कोशाज में से मानी जाती है, और इसको शेल्थ भी कहा जाता है। ये वर्ड भी रिप्लेस होकर आ सकता है, ध्यान रखना, शेथ्स। और आत्मा को क्या माना जाता है, सुप्रीम सेल्फ।
उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली जो एड्रेस किया है टीचर एजुकेशन को, वो किसने किया है? देखिए इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान से समझना। यशपाल कमेटी में क्या है मेन चीज़ें? लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर है, 7 मेंबर बॉडीज़ को इन्होंने क्या कहा था? हायर एजुकेशन एंड रिसर्च CHER बनाने को बोला, यानी कि जो NCTE, AICTE, UGC और अदर, ठीक है, इनको रिप्लेस किया जाएगा। और IITs और IIM को पूरी कंप्लीट यूनिवर्सिटी बनाने की बात की। तो ये सारी किसकी थी? हमारी यशपाल कमेटी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद जस्टिस जो वर्मा कमीशन है वो क्या थी? एक्सक्लूसिव तरीके से इन्होंने एड्रेस किया था, सबसे अलग तरीके से टीचर एजुकेशन को। सेक्स एजुकेशन भी की होना चाहिए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो चट्टोपाध्याय कमीशन है, इन्होंने जो आज का सिनेरियो है टीचर एजुकेशन को, उसको इंट्रोड्यूस किया था। कोठारी कमीशन आप सब जानते हैं, इसको तो हम डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस वर्मा कमीशन, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, कीवर्ड को पकड़िए, एक्सक्लूसिवली किसने एड्रेस किया टीचर एजुकेशन को? तो सबसे एक्सक्लूसिवली जस्टिस वर्मा कमीशन, जो हर एक कमेटी और कमीशन से डिफरेंट थी, कुछ हटके थी, एक्सक्लूसिवली एड्रेस किया था इन्होंने टीचर एजुकेशन को इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14th, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन। देखिए किस चीज़ में हेल्प करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की अगर हम बात करें तो किस तरह से हेल्प करती है, किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है? देख क्या क्या करेगी? प्रमोट करेगी लर्नर्स के इंटरेस्ट को, इंश्योर करेगी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को, क्योंकि कॉस्टली नहीं होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से पढ़ते हैं तो एज़ कम्पेयर रेगुलर के इफ़ेक्टिवनेस होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग लर्नर टू बेनिफिट फ्रॉम द वेरिड लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, मेकिंग लर्नर एक्टिव, जो लर्नर्स को एक्टिव बनाती है, पार्टिसिपेंट कराती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये सब किसका काम है? हमारा ICT का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है। ठीक है, तो इसमें से ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, यानी कि A, B, C और E ऑप्शन। अब यहाँ हमने किसको रिमूव किया है? D को। यहाँ देखिए, अब कीवर्ड पकड़ना आपको पढ़ते हुए, स्टेटस। वही स्टेटस से क्या मतलब है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लर्नर के स्टेटस से क्या मतलब है? अब आप लोग लर्न कर रहे हैं तो आपके स्टेटस को थोड़ी ना जानेंगे हम लोग, तो स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें। 15th क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द, क्या है? स्टिपुलेटेड है हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन रिस्पेक्टिवली। तो आप सबको पता है, ये हम बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा क्या है? इवैल्यूएशन, कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या है जो हाईएस्ट है। उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन क्या कहता है कि रीज़न क्या है जो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्टडीज़ ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट है फील्ड ऑफ एजुकेशन में, तो उसमें क्या होगा कि जो इवेलुएटर है वो इनएडुकेट बैकग्राउंड होगा। उसके बाद लैक ऑफ जो अगर फैमिलियरिटीज़ होंगी डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद लैक ऑफ रिक्विजाइट एक्सप्लोजर होगा CEA में, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस में। तो ये क्या है? नेग्लिजिबल। तो इन बातों को ध्यान रखना कि नेगेटिव है क्वेश्चन या पॉजिटिव है, उसके थ्रू हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टाफ रिक्रूटमेंट? देखो स्टाफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले एक बात माइंड रखना कि जब भी हम बात करें स्टाफ को रिक्रूट करने की, तो सबसे पहले हमारा आएगा जॉब को एनालाइज करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जॉब को एनालाइज करेंगे, उसके बाद एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, फिर हम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू के बाद उनको सिलेक्ट किया, उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अब अगर बात करें यहाँ पर तो आंसर तो हमारा ऑब्वियसली ये वाला है। क्यों है? क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो एक्चुअल में होता क्या है? पोर्टफोलियो एक असेसमेंट होती है, जो रुब्रिक जो है वो टर्म है पोर्टफोलियो की तरह ही यूज़ किया जाता है, जज करने के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ प्रायोरिटीज़ पे जज किया जाता है। जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है
वो एक ऐसा टर्म है जो बहुत सारे मीनिंग्स के साथ आता है हमारे सामने, और इसको एक हम प्रोसेस भी कह सकते हैं जो सर्व करता है हमें बहुत सारे पर्पस, वैरायटी ऑफ पर्पस को सर्व करता है। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है एक स्टूडेंट के काम का, उसके वर्क का, जो एग्जिबिट करता है एक स्टूडेंट के एफर्ट्स को, प्रोग्रेस को, अचीवमेंट को बहुत सारे एरियाज में करिकुलम के। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम एलिमिनेशन भी लगाएं तो ये स्पेसिफिक नहीं होता नेचर में, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नॉर्म्स फॉलो करता है, एक्टिविटी हैव टू बी रेगुलेटेड, ये बिल्कुल एलिमिनेशन के मेथड से आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन टाइम अलॉट फॉर द कंप्लीशन ऑफ पोर्टफोलियो कोई नहीं होता है, ये क्या है हमारी पर्सनल जो होता है कलेक्शन होता है स्टूडेंट का, तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है ड्यूरेशन की। Which of the following is the correct order measure scale in increasing order of accuracy, precision and number of operations used? आप सबको पता है NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। और आप सबको इतना भी ध्यान रखना, नॉमिनल जो है जो कि सिंगल अपनी एंटिटी रखता है, उसके बाद ऑर्डिनल O+N हो जाता है, उसके बाद इंटरवल में क्या है ON और I, यानी कि इन सब का नेचर भी इनमें इंक्लूड होता है, और R में जो रेशो में इन तीनों को मिक्स करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि इन तीनों का नेचर इसके साथ मिलके +1 एक्स्ट्रा। ऐसे अगर यहाँ देखा जाए तो दो पीछे वालों का नेचर +1 एक्स्ट्रा इंटरवल वाला, तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती है, ये सीक्वेंस में ही होते हैं NOIR। उसके बाद आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, वेस्टर्न हमारे स्कूल्स दिए गए हैं कि यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी आइडियलिज्म आइडियाज़ पर फोकस करते हैं, आदर्शवादी होते हैं, तो टू बी अ रोल मॉडल की जो बात करते हैं। रियलिज्म जो इम्पार्ट करते हैं नॉलेज को। प्रैग्मेटिज्म के कौन होते हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जो कंसल्ट करते हैं एक प्रॉब्लम सिचुएशन से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। एग्जिस्टलिज्म क्या होते हैं, जो खुद की अपनी यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड से ध्यान रखना, आइडियलिज्म रोल मॉडल, रियलिज्म इम्पार्ट नॉलेज, प्रेगमेटिज्म जो है प्रॉब्लमेटिक और प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सिचुएशन, ये सारे वर्ड्स। एग्जिस्टलिज्म में सेल्फ अपनी जर्नी, खुद की बच्चे की जर्नी, असिस्ट करना, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद की जर्नी का पता करना, उसका वे ढूंढना, तो ये सब एग्जिस्टलिज्म में आता है। नेक्स्ट वन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड डैमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ फॉर इंटर रिलेटेड थ्योरीज। होप आप समझ गए होंगे ये कौन सी यूनिट से है हमारा, ये हमारी एडवर्ड डैमिंग जो है। ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग वर्क के बारे में बात करते हैं, तो जो सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज है हमारी, जो डैमिंग है, उनका कहना क्या था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम को क्या करे, ओवरऑल मैनेज करे, इम्प्रूव करे। यानी कि देखो ध्यान से समझना, जो EW डैमिंग है वो क्या कहते थे कि जो मैनेजमेंट है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करके चले। ठीक है, और डैमिंग ने एक सिस्टम को क्या बताया था, एक डैमिंग ने क्या दिया है, एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से एक मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डैमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज प्रोवाइड कराया, जिसमें उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। थ्योरी ऑफ वेरिएशन, यानी कि मैनेजमेंट में बहुत सारे वेरिएशन नहीं आने देने चाहिए, जिसके लिए जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल चार्ट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ नॉलेज की ये बात करते हैं, जहाँ कॉज और इफेक्ट देखा जाता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि आगे क्या होगा। थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, तो इन 4 नॉलेज को इन्होंने सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कहा है। दोबारा से सुनिएगा, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, थ्योरी ऑफ वेरिएशन, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इस्लामिक। अब इस्लामिक ट्रेडिशन है वो स्ट्रेस डालते हैं हमारे ह्यूमैनिटी और नोबिलिटी पर। उसके बाद कीपिंग इन व्यू द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, देखिए प्रॉपर सीक्वेंस PDCA। यहाँ पर आप लोगों ने 2 पढ़ी होंगी,
अगर आपको ध्यान आया है PDCA, और एक आपने पढ़ी होगी PDSA, ठीक है। तो अब यहाँ पर S वाला तो कोई चक्कर दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी है ठीक, PDCA वाली। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एक साइकिल किसने दी है, ये साइकिल किसने दी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस साइकिल की बात की गई है PDCA, जो कि हमारी एडवर्ड डैमिंग ने दी है, ठीक है। सिस्टम को किस तरह से क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है। 7 डिजीज़ के बारे में बात की है, तो एडवर्ड डैमिंग ने, जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने 4 क्या दिए हैं, नॉलेज के प्रोफाउंड दिए हैं। तो एडवर्ड डैमिंग ने क्या कौन सी साइकिल दी है, PDCA, ठीक है। और ये वाली PDS मीन स्टडी आ जाता है यहाँ पर, एक्ट। ये साइकिल हमारी दी है वोल्टर शेरवॉट ने। देखो शेवॉट एस से है, तो शेवॉट ने एस वाली दी है, इसमें जो एस वाला चेंज हुआ है, शेवॉट। चले चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज करिकुलम चेंज। अब करिकुलम जब चेंज की बात करें हम, तो उस करिकुलम चेंज करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। उनमें से मेन क्या है, चेंज इन एम एंड ऑब्जेक्टिव, चेंज इन कंटेंट। भाई देखो, कोई एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको चेंज करना है तो ऑब्वियसली हमारा करिकुलम चेंज होगा। किसी कंटेंट में चेंज करना है, करिकुलम चेंज होगा। मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करने हैं, चेंज इन इवैल्यूएशन प्रोसेस करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होना, एलिमिनेशन से भी पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होना इज नॉट रिलेटेड टू आवर करिकुलम, ठीक है। करिकुलम से कहीं से भी रिलेट नहीं करता है ये, तो एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारे पास डी। अब एक्रोनियम DMAIC, जो कि 6 सिग्मा में दिया गया है, ठीक है, जो 9th यूनिट का हमारा जो कंसेप्ट है, उसमें क्या है, DMAIC, ये एक प्रोसेस दिया गया है 6 सिग्मा में, कि किस तरह से 6 सिग्मा में की यूज़ करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्टली, कि एक तरह से क्या है, जीरो रिजेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से चले, और हमारा जो है लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो। तो उसके लिए एक एक्रोनियम बनाया गया था। तो ये क्या है, ये बात करता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल की। देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, 6 सिग्मा। अगर आपने कंसेप्ट भी नहीं पढ़ रखा है तो ध्यान से देखिए, 6 सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो 6 सिग्मा की कहाँ लगाया जाता है, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस में लगाया जाता है, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन को, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखिए, डिज़ाइन करना, मेज़र करना, असेस करना, इंटीग्रेट करना, तो ये कहीं से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई टीचिंग नहीं चल रही है वहाँ, एग्रीगेट करना, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम कनेक्ट करेंगे, वहाँ रिलेशन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 6 सिग्मा लगाया ही कहाँ जाता है, जहाँ प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रोसेस चला सके। तो चीज़ों को डिफाइन करेंगे, फिर मेज़र करेंगे, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम फेस की उसके बाद उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ताकि उसको प्रोसेस को कंटिन्यू उसी तरीके से इफेक्टिवली इंप्रूव करने के बाद कंटिन्यू किया जा सके। नेक्स्ट है जो टीचर एजुकेटर है। अब फोकस रखना, टीचर एजुकेटर की बात हो रही है। ऑफर इमीडिएट कमेंट किया उन्होंने इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय द स्टूडेंट टीचर, यानी कि जो प्यूपिल टीचर है उसके द्वारा जो प्रैक्टिसाइज की जाती है। नो, यू शुड डू इट रैदर दिस वे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टीचर एजुकेटर है वो इमीडिएट कमेंट ऑफर कर रहा है, ठीक है, क्लास बिहेवियर में, कि नहीं तुम ऐसा इसे इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कि वो करेक्ट कर रहा है। देखिए, जब हम बोलते हैं नहीं नहीं इस तरीके से मत करो, तो कमी नहीं निकाल रहे हैं हम, उसकी मिस्टेक जज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जज नहीं कर रहे हैं, उसको करेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्टिव फीडबैक होगा। अब एजर्शन, अगर रीज़न की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एजर्शन ए में क्या कहा गया है कि यू कैन फाइंड पीपल विद फिक्सेशन, ऑब्सेशन,
compulsion who put work ahead of health and family, but this is not normal. But ये normal नहीं है. Work after all is only work. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा क्या होगा. ऑब्वियसली ये तो ट्रू है. तो आर क्या कह रहा है, अब रीज़न क्या है इसका कि जब की ऑफ सक्सेस है एज अ मैनेजर, अगर एज अ मैनेजर देखा जाए, की ऑफ सक्सेस क्या है, इज इंटरवीनिंग effectively doing the right things at the right time. कि इफ़ेक्टिवली जो सही चीज़ें हैं सही टाइम पर की जाएं. तो देखो बात तो ठीक है, बट क्या ये उसे एक्सप्लेन कर रहा है जो हम हेल्थ फैमिली वर्क की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई मैनेजर की बात हो रही है. ठीक है, तो क्या है कि ए और आर ट्रू तो है, बट आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को. तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें होती हैं जो बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसको हम निकाल सकते हैं. तो आंसर इज बी. अब देखिए रिसर्च से क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग की बात करें रैंडमली, तो कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो फॉलो किया जाएगा, किस तरह से हम रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, किस प्रोसेस से. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि सैंपल साइज़ क्या रखेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे यूनिट्स की टारगेट पॉपुलेशन से, और फिर ड्रॉ करेंगे सैंपल को रैंडमली. ठीक है, तो ये होगा हमारा टारगेट पॉपुलेशन के साथ स्टार्ट होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं 29th की, रूसा की. रूसा स्टैंड फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. इसके दो मेन एम हैं, टू मेन एम दिए गए हैं रूसा के, यानी कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है कि इक्वल डेवलपमेंट होगी सभी हायर इंस्टीट्यूशंस की. ठीक है, और उन्हें रेक्टिफाई किया जाएगा उनकी वीकनेसेस को. तो ये क्या होगा इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम में. सो आंसर इज ए. 30th क्वेश्चन आता है हमारा. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पुरुषा और प्रकृति वाला है हमारा. यहाँ से जो मेहनत है, ईगो है, माइंड है, ठीक है, सबटल सेंस है यानी कि तन्मंत्राज है. तो यहाँ से आप किस तरह से ध्यान रखेंगे. देखिए महंत की बात की जाती है तो जो द ग्रेट यानी कि जो कॉस्मिक होता है नेचर में, फंक्शंस एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड से, बुद्धि से. तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करता है. ठीक है, यानी कि ए क्या होगा हमारा यहाँ पर, कॉस्मिक है नेचर में और फंक्शन कैसे करता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में. उसके बाद ईगो की बात करें, यानी कि जो हमारी अहंकार होता है हमारे अंदर, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इट्स फंक्शन इज टू जनरेट सेल्फ सेंस. देखो ईगो हमारे अंदर है, सेल्फ सेंस की बात करता है, जनरेट करता है हमारी खुद की सेल्फ सेंस को. तो यहाँ क्या बात करते हैं ईगो की सेल्फ सेंस में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा. फिर बात करते हैं माइंड की. तो ये क्या है, सबटल होता है, ध्यान रखना. महत्व की बात हो तो ये क्या होता है, कॉस्मिक होता है. ध्यान रखना, बिल्कुल लिख लीजिए कहीं भी आप नोटबुक में कि जब मेहनत की बात हो कॉस्मिक की बात होगी, और जब माइंड मानस की बात होगी तो यहाँ पर क्या होगी, सबटल की बात होगी. सेंट्रल सेंस होती है और सेंस ऑर्गन होती है जो कि सिंथेसाइज करती है सेंस डाटा, जो कि डिटरमाइंड होता है परसेप्शन में. उसके बाद सबटल क्या होती है, सेंस की बात करें तन्मंत्रास की, तो ना तो नाइदर द क्वालिटीज और नॉर द डिफरेंशिया. तो ये क्या होती है हमारी सबटल एसेंस होती है. नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की फॉर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल ली है जिसने, तो वो हमारी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट. आप सबको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती हैं, डाइट्स होती हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंश्योर कराते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्विस के लिए, जो कि इन सर्विस टीचर्स को एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए.
उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 3 स्टेप्स को हमेशा ध्यान रखना। बीइंग ईच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव विद अ वर्ब, जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की वो क्या होती है, उसमें वर्ब को सिलेक्ट किया जाता है और इंडिकेट किया जाता है जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है किसी भी लर्नर की एक्टिविटी से। सेकंड क्या है कि स्टेट होती है हर ऑब्जेक्टिव की इन टर्म ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस की, जो लर्नर है वो किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव को क्या होता है इंक्लूड किया जाता है ओनली वन जनरल लर्निंग आउटकम में। तो ये क्या है, जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसके थ्रू हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, यानी कि बिहेवियर टू द स्पेसिफाइड कंडीशन इन विच बिहेवियर विल अकर, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले सीधा बिहेवियर नहीं होता, बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, किसी देखिए बिहेवियर हमारा चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कुछ स्पेसिफिकेशन मिले स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। तो जो उसके बाद क्या बनती है, कंडीशन बनता है कि किस तरह से बिहेवियर अक्कर होगा किसी चीज़ को देखकर, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया आता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें, ठीक है। अब फिर हमारे सामने है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन की अगर हम बात करें तो हमें क्या कह रहे हैं ये, अ बजट इज अ बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि जो बजट है वो बैलेंस्ड एस्टिमेशन है एक्सपेंडिचर और हमारी रिसिप्ट्स का जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दिया गया है। तो क्या है, ऑब्वियसली ये तो ट्रू है क्योंकि हमारा बजट होता ही क्या है, जो बैलेंस्ड हो, एस्टिमेशन किया गया हो, कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, रिसिप्ट्स में क्या है गिवन जो टाइम के अकॉर्डिंग। अब जो आर है वो रीजन क्या बता रहा है, इन द हैंड ऑफ एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, जो बजट है इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, मेथड ऑफ करंट कंट्रोल और प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान, ठीक है। तो अब आर भी करेक्ट है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, आर जो रीज़न है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्या करते हैं, बजट का रिकॉर्ड रखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मेथड जो करंट में किस तरह से हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और क्यों करते हैं हम, बजट बनाया क्यों जाता है, ताकि जो फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट होगा हमारा उसके लिए हम प्लान कर सके कि पास्ट में हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था तो हमें इतना बेनिफिट हुआ, इतना हमारा बजट गया, तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर 34 की अगर बात करें क्वेश्चन की हम नेक्स्ट, which of the following assessment area of learning outcomes will belong to the category of lower level। लोअर लेवल की अगर बात करें तो देखिए कभी भी मास्टरी नहीं होती, हम फैक्ट्स को क्रैम नहीं करवाते हैं बच्चों को। तो टीचिंग में तो आप ये देख लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर एजुकेशन से कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। शो इन रिप्रोड्यूसिंग दैम व्हेन आस्क्ड फॉर, तो ये एलिमिनेशन मेथड से ही डायरेक्टली पता चल रहा है, ठीक है, कि ये सबसे लो है। अब 35 सीक्वेंस, हम बिल्कुल साइकोलॉजी में अच्छे से कर चुके हैं कि कौन सी थ्योरी के बाद कौन सी थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी पहले आई, कौन सी उसके बाद आई। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या है कि थॉर्नडाइक का जो कनेक्टिनिज्म है पहले आया, फिर पावलोव की कंडीशनिंग आई, फिर उसके बाद स्किनर आया। तो इसको एक अच्छे तरीके से याद कीजिए। पहले देखिए मैं आपको इसको याद ही करा देती हूँ। सबसे पहले क्या था कि बच्चों को डंडे से मारते थे, रटवाते थे, सिखाते थे, ठीक है, कोई और तरीका नहीं था। थॉर्नडाइक का क्या है, ट्रायल एंड एरर ही है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, पैवलोव का कुत्ता आया, ठीक है, जो कि घूम घूम के सीखता है, स्टिमुलस से सीखता है चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद सबको क्या लगा कि नेचर से सीखना चाहिए, जैसे एक डॉग क्या है घूम घूम के खुद सीखता है, पैवलोव। देखिए ये फैक्ट नहीं है, पैवलोव की एक जो थ्योरी है वो बहुत अलग है। ये सिर्फ मैं क्या बता रही हूँ, पहले मार पीट के सिखाया जाता था, फिर डॉगी की तरह खुला छोड़ दिया गया, सिखा दिया गया, फिर उसके बाद बिल्ली बना दिया गया उसे, कि डॉग से वो डरने लगे। अब डॉग से कौन डरता था, बिल्ली, यानी कि जो स्किनर है, बिल्ली और चूहे उसके डरते थे। उसके बाद जब ये सब हो गया तो टॉलमैन ने साइन गेस्टाल्ट यानी कि इनसाइट थ्योरी ढूंढ दी,
कि मन में सोच के किस तरह से हम सोचें कि इस बिल्ली को और इस कुत्ते को कंट्रोल में किया जा सके। देखिए पहले डंडे से मारा, ट्रायल और एरर आई, उसके बाद क्या हुआ, डॉगी आए, उसके बाद डॉगी किसे डराने लग गए, बिल्लियों को डराने लग गए। अब बिल्लियों को और डॉगीज़ को कंट्रोल करने के लिए टॉलमैन ने इनसाइट थ्योरी बनाई। उसके बाद दिमाग पे जब बहुत जोर डाला लोगों ने तो कोग्निटिविस्ट थ्योरी आ गई। अब जब दिमाग पे जोर डाल के क्या किया, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, एंड में अब चीज़ों को कितनी कितनी सारी इनोवेशंस आने लग गई हैं, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये लास्ट में है। तो इस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, और वो क्या है, जो क्लास टीचर है वो इन्फॉर्म करता है हिम और हर दैट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, उसको जब अनाउंस होगी, मेक्स हिम और हर अनईजी, ठीक है, उसे अनईजी करने के लिए अनाउंसमेंट को क्या कर देता है, वो ये अप्रोच यूज़ करता है, उसको इन्फॉर्म करेगा। तो किस तरह की गाइडेंस है वो। अब मान लो हम लोगों को कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे और टीचर्स हैं, अकेडमी पे भी टीचर्स हैं जो इन्फॉर्म करते रहते हैं, शेड्यूल को अनाउंस करते रहते हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे, डेट नहीं पता था तब तक भी कभी कहते थे कि आ जाएगी, कोई मोटिवेट करता था तो कोई डेट जो है टेंटेटिव डेट बताते थे। तो इसी तरह से ये वाली अप्रोच, ये वाली जो अप्रोच है वो कौन सी होगी हमारी, पर्सनल। देखिए एजुकेशन, यहाँ पर कोई किसी कंसेप्ट के बारे में बात नहीं हो रही, किसी एजुकेशन के कोर्स के बारे में बात नहीं हो रही, वोकेशनल कोई स्किल के बारे में बात नहीं हो रही, हेल्थ कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ का, पर्सनल गाइडेंस है, पर्सनली उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions अंडरलाइंग द यूज ऑफ द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक। अब देखिए पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, दो तरह के हमारे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली भी अगर देखें तो इसका आंसर क्या है, बी, यानी कि यहाँ से जो हमारा बी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके, देखिए ध्यान से देखिए, मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, बिल्कुल ध्यान रखना, ये नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, पैरामेट्रिक है, ठीक है। और जो मेजरमेंट होती है नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल पे एज्यूम की जाती है यूज़ ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिक, जो यूजुअली जो क्या होता है, टेस्ट जो नॉन होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं स्ट्रिक्ट एजम्पशंस के बाद साथ, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड से इसको यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो वेट है मशीन का, मोस्टली ओवर मेजर द वेट ऑफ इंडिविजुअल, इट विल बी सेड टू बी इंडिकेटिव ऑफ, तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ही तो लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, दोबारा से ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, क्योंकि जो वेट है मशीन, जो वेट करती है मशीन मोस्टली ओवर मेजर करती है, जो मेजरमेंट होती है एक्चुअल में ओवर करती है, मोस्टली वर्ड को पकड़िएगा, अगर यहाँ होता हमेशा तो वो हमें पता है वो फिक्स्ड होता, बट मोस्टली तो मे बी हो भी सकता है ओवर मेजर किसी भी टाइम, और मे बी इस बार ना भी हो। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोबेबिलिटी बना दी है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबल एरर है, प्रोबेबिलिटी है, हमें ये है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब स्टर्नबर्ग की अगर बात करें तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर में, तो वो क्या है हमारा, जो स्टर्नबर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कन्फ्रंटिंग नॉवल है टास्क, सिचुएशन ऑफ लर्निंग टू डील विद देम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी कि इसका आंसर क्या है हमारा, सी। आपको अगर ध्यान हो, स्टर्नबर्ग के मेन लर्निंग के गोल थे ये, कन्फ्रंटिंग नॉवल टास्क, सिचुएशन ऑफ लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन विद कंट्रोल, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो जो लर्निंग है वो डील किस तरह से करती है, ये स्टर्नबर्ग के मेन गोल थे लर्निंग के। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो स्वामी विवेकानंदा है, मॉडर्न इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑब्वियसली गीतांजलि जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, M.K. गांधी, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, कृष्णा मूर्ति, कृष्णा मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान है, वीडियो देखी है आपने रिवीजन वाली, कि कृष्णा क्या थे, बहुत नटखट थे और फ्री रहते थे, किसी से डरते नहीं थे। तो जहाँ फ्रीडम की बात होगी, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो वो क्या है, कृष्णा मूर्ति से रिलेटेड है। गेटिंग।
उसके बाद असर्शन आता है हमारे सामने, अफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स पीपल। ठीक है, इफेक्टिव जो लीडर होगा मोटिवेट कर सकता है लोगों को। अब आर क्या कहता है, रीजन, पीपल मे बी सेल्फ मोटिवेटेड टू गिवन देयर बेस्ट। भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, अब हम खुद भी तो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, अपने आप को भी तो मोटिवेशन देते हैं हम कितनी बार, तो ये भी ठीक है। बट लीडर से कहाँ से रिलेटेड है? अब एक सपोज करो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, यानी कि मैं इफेक्टिवली लीड कर पा रही हूँ, मोटिवेट कर पा रही हूँ आपको, ठीक है, ये बात हुई। अब इसका रीज़न क्या होगा कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं। भाई सेल्फ है तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ नहीं है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अगर इसका अगर रीज़न ठीक होता तो क्या होता, क्योंकि बहुत मोटिवेशन से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो इस तरह से उस चीज़ को रीज़न बताए उसका। बट यहाँ पर बात तो करेक्ट कह रहे हैं कि लोग अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं खुद अपना बेस्ट देने के लिए, इट्स गुड, और ये होना भी चाहिए सब में। बट ये एजर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव लीडर की बात की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर है वो करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, ठीक है। तो दोनों करेक्ट तो हैं बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। अब 42 में अगर बात करें तो क्या है कि लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक है ट्रांसपरेशनल जो लीडरशिप स्टाइल है। भाई ट्रांजैक्शनल अगर बात करें तो क्या है, मैंने आपको बताया था रिवीजन वीडियो में भी, ट्रांजैक्शनल में क्या आता है, ब्यूरोक्रेसी टाइप होता है ये, ठीक है, कि एक तरह से रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, क्योंकि जो है रोल एंड गोल क्लियरिटी होनी चाहिए, एम्फेसाइज ऑन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग पर और मॉनिटरिंग पर, लोगों को मॉनिटर करने पर वो क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में। अब 43 की SCERT की जब बात करते हैं तो SCERT बोर्ड ऑफ फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशंस, ठीक है। तो जो SCERT है वो क्या है, एक अपेक्स लेवल एकेडमिक बॉडी है स्टेट में, जो क्या करती है, इन द स्टेट्स फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स की एजुकेशन के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ब्रॉडरली कैटेगराइज किया गया है इसको, जैसे कि टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च, और उसके बाद कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन के लिए। तो इस सब में क्या है, ये प्रोसेस है जो इनको इन्वॉल्व करती है विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज भी लर्नर्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये सब क्या होता है, SCERT के हमारे फंक्शन होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, क्योंकि स्कूल लेवल पे SCERT है जो कि स्टेट लेवल पे क्या करती है, स्कूल्स को टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन, इससे रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस है वो प्ले करती है। उसके बाद है 44, हाउ वुड यू एज अ टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट इन द क्लास। किस तरह से, तो जब एज अ टीचर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स को कि कौन सा जो है जो माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट से, तो उसके लिए ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली क्या देखेंगे कि लर्नर है वो अपने हाथ को कहाँ रख रहे हैं, कानों के पास तो नहीं रख रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो लर्नर है वो लर्न करेंगे किस तरह से, कि किस तरह से आप उनको बेटर तरीके से सुन सके। जो लर्नर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपके बुलाने पर भी, ठीक है, कि कोई उसको बोल भी रहा है साइड से बच्चा कि आपको मैम बोल रही है, ठीक है, तो फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जो ऑप्शन सी है, यानी कि लर्नर स्क्वीजेस हिज और हर आईज लुक्स एट यू। भाई आपको देख के आंखें छोटी बड़ी क्यों करेगा लर्नर, ऑब्वियसली एलिमिनेशन से भी आप यहाँ निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब एथिकल और सोशल इश्यूज़ की बात करें अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो इन दिनों में कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो वो हैं हमारे ए और ई। देखिए यूज़ ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी तो पॉजिटिव है। तो आगे देखा जाए कि मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द इंस्टीट्यूशंस, मॉनिटरिंग करें एम्प्लॉयज़ की इंस्टीट्यूशन में, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ कॉस्ट ऑफ हमारी कॉस्ट नहीं देख रहे हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एथिकल और सोशल इश्यूज़ की,
ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है इन दिनों में, तो क्योंकि जो यूज़ है इंटरनेट का वो बढ़ता जा रहा है, जो कनेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंटरकनेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, आंसर होंगे ए और ई। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ की बात की जाती है या किस चीज़ की बात नहीं की जाती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का, तो मेंशन करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिबर्टीज़ को लोगों के लिए इंडिया में। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रैक्टिशनर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ध्यान रखना, हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी, लिबर्टी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन दिए गए हैं। बिलीफ, फेथ, ठीक है, वर्शिप, इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉड। फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉड की कौन सी बात करती है हमारी, जो कि हमारा है टीचर आस्क क्वेश्चंस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो एनकरेज करे स्टूडेंट्स को आंसर देने के लिए, या टीचर्स प्रोवाइड करें, प्रमोट करें टीचर्स को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ आप डायरेक्टली क्या पकड़ सकते हैं, कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं, जो कि डी में जज करना, वो हमारा सुमेटिव में होता है। टीचर्स प्रोवाइड करती हैं, प्रमोट, कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे टू अवॉइड इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, सिर्फ इसलिए प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, तो डी और ई को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ए बी सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आंसर ए इज़ करेक्ट। इन्वेस्टिगेटर कमिटीज टाइप 2 एरर। देखिए कमिट, अगर एरर कमिट करने की बात करें तो ध्यान रखना, आर आर, रिजेक्ट, राइट, राइट रिजेक्ट, राइट था रिजेक्ट कर दिया, वो होता है हमारा टाइप वन एरर। एफ एज की बात करें, हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना एफ ए, वो बाद में होते हैं, पहले या तो हम रिजेक्ट हो चुके होते हैं किसी स्कूल में, ठीक है, हम राइट होते हैं, या तो एडमिशन हो जाता है, या राइट होते हैं तो फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, उसके बाद ही तो एफ ए होंगे, स्टार्टिंग में एफ ए थोड़ी हो जाएंगे, तो एफ ए बाद में होते हैं, इसलिए बाद वाला, यानी कि टाइप 2 सेकंड स्टेप आता है हमारा एफ एज का, एग्ज़ाम का। एफ ए यानी फॉल्स है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया है, इज इट क्लियर। तो टाइप 2 की एरर हो रही है यहाँ, तो एफ ए की बात की जाती है, यानी कि क्या था, वो फॉल्स था बट उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब फाइंड आउट करो, एक्सेप्ट और फॉल्स, और कहीं भी नहीं है। देखो रिजेक्ट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ क्या बन रहा है, आर एफ बन रहा है, यहाँ ए और टी बन रहा है, यहाँ आर और टी बन रहा है। हमें क्या चाहिए, एफ ए, एग्जाम चाहिए है एफ ए। उसके बाद सोशलिज्म की बात होती है, सेकुलरिज्म की होती है, डेमोक्रेसी की होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा इन वर्ड्स को। सोशलिज्म क्या कहता है कि पॉलिटिकल जो आइडियाज़ होते हैं सभी लोगों के, वो इक्वल होते हैं, इक्वालिटी शेयर करते हैं बिल्कुल सोसाइटी में। सेकुलरिज्म धर्म से जो रिलेटेड होते हैं, कोई भी रिलीजन ऊपर नहीं होता, कोई भी बेकार नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई भी बेस्ट नहीं होता, ये हम पर डिपेंड करता है हम कौन से रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हम लोगों ने बनाई है, यानी कि लोगों ने ही बनाई है, बाय द पीपल है ये। ठीक है, अब रिपब्लिक क्या होता है, अब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक हम ये कह सकते हैं, इंडिया इज़ रिपब्लिक जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अब डेमोक्रेटिक जो है वो तो क्या है, लोगों ने बनाई है, बट रिपब्लिक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि ऐसा नेशन स्टेट जहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट को इलेक्ट करके क्या किया जाता है, लीडर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग द सबॉर्डिनेट लॉज इन थॉर्नडाइक थ्योरी। जो क्या किया गया है पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से जो है रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो ये कौन सा है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारी सीक्वेंस। रॉबर्ट एम गैग ने रूल्स, कितनी बार हम इन रूल्स को पढ़ चुके हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या है, सी है, यानी कि सबसे पहले क्या आती है, साइन लर्निंग, उसके बाद वर्बल एसोसिएशन है, उसके बाद ई जो हमारा एस आर लर्निंग। आप सबको पता है कि कौन कौन से जो है रॉबर्ट एम गैगने का जो प्रोसीड करते हैं टाइप्स है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है। अब नेक्स्ट 52 की बात करें, स्किनर कंडीशनिंग की बात की जा रही है यहाँ पर।
ठीक है। 6 बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग एज गिवन बाय द टॉलमैन इन हिज लेटर थियोरेटिकल आर्टिकल, जो कि सिमिलर है हमारी स्किनर जो कंडीशनिंग है। तो वो क्या है, इक्विवेलेंस जो है बिलीव्स हैं, जो रीइंफोर्समेंट है कंडीशन की। इक्विवेलेंस बिलीव इज अ फीलिंग दैट इज द सब गोल हैज़ द सेम वैल्यूज़, जो कि मेन गोल के से रिलेटेड होती है। यानी कि जो इक्विवेलेंस की बात की गई है कि इक्विवेलेंस बिलीव्स होते हैं लर्निंग के, वो क्या है जो टोलमैन ने भी कहा है और वो स्किनर ने भी अपनी कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट में कहा है, उन्होंने भी माना है इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल रिसर्च की। अगर बात करें, देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात होती है जो कि सिर्फ क्या होती है, पास्ट के बारे में बात होती है, जिसके थ्रू हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें हिस्ट्री की नॉलेज हो और उसके थ्रू हम क्या कर सके, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। बट जो एक्सपोज्ड फैक्टर होता है उसके थ्रू हम फ्यूचर को क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो इमीडिएट पास्ट होता है हमारा, कोई भी इंसिडेंट होता है। ठीक है, जो कि मोस्टली क्या होता है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो मोस्टली बेस्ड होता है क्वालिटेटिव पे, और जो डाटा होता है वो एग्जामाइंड किया जाता है, उसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है कि ऑथेंटिसिटी कैसी है उस डाटा की। कंटेंट को एनालाइज किया जाता है, डाटा को ट्रीट किया जाता है। तो ये सब क्या है हमारे किस में आते हैं, हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में आते हैं। यानी कि हमारा सी, जो कि अगर हम देखें टेस्ट हाइपोथेसिस, यहाँ से भी एक्सपेरिमेंटल में आता है ये हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एजर्शन, अगर रीज़न की बात करें तो एजर्शन क्या कहता है, एंशिएंट इंडिया जो है डेवलपमेंट ऑफ द इनर नेचर एंड द करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट वाज डीम्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल ऑब्जेक्ट माना गया है इसे एक एजुकेशन का। तो ऑब्वियसली ये तो है स्टूडेंट, तो जो एजर्शन है वो तो करेक्ट है हमारी। तो रीज़न क्या बताया इसका कि मेयर इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर भी हो सकती है, विल डिफीट द वेरी एंड्स ऑफ द स्टूडेंटशिप। भाई बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट क्या ये हमारी एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से? नो। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद 55 की बात करें तो वर्चुअल क्लासरूम की अगर बात करें तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट होता है जो असेस किया जाता है वेबनियर्स के थ्रू। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज की अगर बात करें, करिकुलम चेंज का क्वेश्चन दूसरी बार इसी एग्ज़ाम में आ चुका है, एक और करिकुलम चेंज आ चुका है। तो जो पर्पस होता है एजुकेशनल रिलेटेड, जो भी हमारे क्या होते हैं डायरेक्टली फैक्टर होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं हमारे करिकुलम चेंज को, तो उनका पर्पस क्या होता है, थ्री फोल्ड होता है। कल्चरल जो ट्रांसमिशन करना, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, कल्चरल ट्रांसमिशन करना, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन और टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 3 तरह के पर्पस होते हैं सीरीज़ में, और नॉन सीरीज़ रिलेशनशिप होती है इनके बीच। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर इज़ बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉब प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है हमारे करिकुलम में। अवेलेबिलिटी ऑफ कंपिटेंस, दोबारा से वही बात आ रही है, यहाँ पर किसी स्किल की बात नहीं हो रही है, किसी जॉब की बात नहीं हो रही है। ग्रोथ, नॉलेज में टेक्नोलॉजी को चेंज होना, उस वजह से जो करिकुलम में चेंज आते हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग, जो लोगों के, जो स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंज लाने पड़ते हैं। तो ये चेंज का रीज़न होता है। उसके बाद फ्लेंडर इंट्रैक्शन से क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर टीचर टॉक की, इनडायरेक्टली टीचर टॉक की बात की जाती है। यानी कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक में यहाँ से क्या आएगा, एक्सेप्टेंस, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, इनक्रेज करना स्टूडेंट्स को, यूजिंग स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को यूज़ करना। ठीक है, 58 में अगर बात करें तो रिसर्च जो है फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू द बिल्डिंग थ्योरी में किस चीज़ की सबसे मेन हेल्प होती है। देखिए जब हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, जनरलाइजेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है इंडक्टिव की। और इंडक्टिव में सबसे पहले क्या किया जाता है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस चलता है, और उसके बाद लास्ट में चीज़ों को जनरलाइज किया जाता है। तो क्या करेंगे हमारा आंसर होगा डी, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन विद कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कि जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का है जो वेरिएबल्स का, और उसके बाद क्या होगा, हमारी जो जनरलाइजेशन है, जो थ्योरी है, उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। ये मेन पर्पस होता है हमारी थ्योरी का,
थ्योरी बिल्डिंग का। उसके बाद फिर से फ्लेंडर से क्वेश्चन है हमारे सामने। कैटेगरीज आप सबको पता है 10 by 10 की होती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो वर्बल इंटरचेंजेबल है उसे क्या कहा जाता है। तो हम कितनी बार ये पढ़ चुके हैं, SSR यानी कि स्टेडी स्टेट रेशो इसे बोला जाता है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी अगर बात करें तो यूजीसी की, उसने रिकमेंड किया था, गिवन रिकमेंडेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सजेस्टेड सम नीड स्टेप्स। तो उनको आइडेंटिफाई करें क्या क्या कहा हमारे यूजीसी ने और क्या नहीं कहती हमारी यूजीसी। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। सिर्फ क्या है हमारा ए और डी ऑप्शन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम कोई बात नहीं की है यूजीसी ने। और अगर डी की बात करें तो फ्रेश जो एंट्रेंट्स हैं उनको इंडक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, इसके बारे में कोई बात नहीं की हमारी यूजीसी ने। तो एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है, 9th यूनिट से क्वेश्चन आया है। कंट्री लाइक इंडिया, तो कौन सा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होगा आपके अगर ओपिनियन में देखा जाए तो हमारी इंडिया के लिए, तो वो क्या है, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक भी नहीं होगा। यहाँ लोग किसकी सुनते हैं, किसी एक की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेज फ्री अगर छोड़ दिया तो फिर तो भगवान ही मालिक है इंडिया का। तो डेमोक्रेटिक बेस्ट है, इफेक्टिव है हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 बेसिक टाइप्स लर्निंग की। अरे तो पीछे वाला आ गया भाई। ओके हम पहुंच गए हैं करेक्ट क्वेश्चन पे 62। अब क्रिटिकल पैडालॉजी, मैंने आपको बताया था रिवीजन कराते हुए भी, क्रिटिकल पैडालॉजी की जहाँ भी बात आए तो फुल फ्रैर को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और इनकी जो भी बात है वो ध्यान रखना पैडालॉजी से रिलेटेड, यानी कि इन्होंने क्या क्या कहा है इनकी पैडालॉजी के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूट है वो किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो टीचिंग क्या है, एक इनहेरेंटली पॉलिटिकल है प्रोसेस है। उसके बाद ये क्या कहता है कि जो टीचिंग इम्प्लाइज है एब्सेंस होता है न्यूट्रलिटी और नॉलेज, और इश्यूज सोशल जस्टिस के और डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग का। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ए बी और डी। देखिए सी और हमारा ई को देखिए जरा, टीचिंग इज अवे फ्रॉम सोशल रियलिटी। भाई सोसाइटी से कैसे दूर हो सकती है टीचिंग, इट्स ऑब्वियस नहीं हो सकती। हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता टीचिंग का। तो एलिमिनेशन मेथड से जहां भी आपको सी और ई दिखे, सी और ई। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन इज टर्म्ड एज। किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो देखो ये तो हम सबको पता है कि रुब्रिक इसका आंसर है, बट किस किस तरह से, क्यों ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। जो स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का वो डिफाइन किया जाता है एज अ रूब्रिक, क्योंकि रूब्रिक क्या है, राइटिंग है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट से किसी पर्टिकुलर ग्रेड में, किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट में। ठीक है, तो रूब्रिक क्या है, एक एक्सपर्ट डिफाइन करता है कि जो रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल है। रूब्रिक क्या है, एक स्कोरिंग टूल है। स्कोरिंग टूल है, क्या है रूब्रिक, स्कोरिंग टूल है जो कि लिस्ट बनाता है, क्राइटेरिया सेट करता है पीस ऑफ वर्क पे कि किस तरह से उन चीज़ों को काउंट किया जाए उस बच्चे की पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में, पर्टिकुलर असाइनमेंट में या पर्टिकुलर ग्रेड में। एक्शन वर्ड्स निकालने हैं टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर के लिए नहीं, टीचर एजुकेशन के लिए। और यहाँ बात हो रही है एक्शन वर्ड्स की। तो एक्शन वर्ड आप लोगों को सामने से देखने से ही पता चल रहा है हमारे कौन से हैं। सी एंड डी में एंगेज होना, एक्सप्लोर करता है टीचर। देखिए डिज़ाइन, डिलीवर, इवेलुएट, सिर्फ ये नहीं होता, एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को, इवेलुएट करना होता है, इंगेज होना पड़ता है टीचर को खुद उन चीज़ों में, एक्सप्लेन करते हैं, क्लेरिफाई करना पड़ता है चीज़ों को, एलेबरेट करना पड़ता है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी एंड डी। अब देखिए कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फेस टू फेस भी और ट्रेडिशनल भी। ठीक है, अगर दोनों की बात होती है, देखिए डिस्टेंस लर्निंग में क्या होगा, डिस्टेंस लर्निंग में फेस टू फेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब सी ऑप्शन में क्या होता है,
कि वो लाइव होता है, ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है। और उसमें क्या है, डी में क्या है, एस्ट्रोनियम्स में लर्निंग में क्या होता है कि हम क्या होते हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप लोग अब देख रहे हैं जो ये वाली वीडियो, तो ये क्या है, डी। तो हमारा ब्लेंडेड ही एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम जो हमारी मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल के साथ साथ हम आईसीटी या फेस टू फेस क्लासरूम मेथड को यूज़ करते हैं। तो आंसर इज़ बी, ब्लेंडेड लर्निंग। हाई पोटेंशियल एम्पेरिकल वैलिडेशन इन यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो खाली टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता, प्रिंटेड लेक्चर नहीं हो सकते मोड, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल डायरेक्टली ही इस क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन में, वो किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आंसर इज़ बी, यानी कि स्टूडेंट टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं। अब 68 की अगर बात करें तो 68 क्या है, व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस जो हुई हैं ऑन द राइट पर्सन, UNCRPD। ठीक है, ये हमारा 10th यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन से लिया गया है। इसका आंसर हमारा क्या है, जो सी ऑप्शन है उसको देखिए, नॉट सेंडिंग। पेरेंट्स अगर बच्चों को सेंड नहीं करेंगे तो लीगल उन पर एक्शन लिया जाएगा, तो नेगेटिव है, यहाँ से रिमूव करो और डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से, आंसर इज बी। उसके बाद फाउंडेशन कोर्सेज कौन से हैं, इलेक्टिव कोर्सेज कौन से हैं। फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन डालना, बेस, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बिल्कुल अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स के थ्रू जो बच्चों को पढ़ाया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। फाउंडेशन कोर्सेज जो बेसिक होता है, जो कंपलसरी होते हैं, जैसे हमारे बीएड में भी कुछ फाउंडेशन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। इलेक्टिव जो कि इलेक्टिव होते हैं, प्रमोट एप्लीकेशन होती है एक नॉलेज की, स्किल्स की, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा में लेते हैं, इलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिसिज्म कोर्सेज जो कि ब्रॉड बेसिस पे होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि स्किल्स कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे सीखते हैं। ठीक है, एनहांसिंग प्रोफेशनल्स जहाँ वर्ड आ गया तो यानी कि पेडालॉजिकल नॉलेज हो जाती है स्किल्स की, किस तरह से किस सिचुएशन में किस चीज़ों को अप्लाई करना है। उसके बाद 70 है, लाइव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटीज़ की यहाँ बात हो रही है, लाइव्ड, तो ये किससे रिलेटेड है, फिनोमिना, किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड है। अब अगर बात करें बैरियर्स की एजुकेशन में इंक्लूसिव के थ्रू, तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को खुश नहीं होते स्पेशल नीड वाले बच्चों को स्कूल में भेजकर। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी है, कुछ सुटेबल ट्रेन टीचर नहीं है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया में जो इंक्लूसिव एजुकेशन को हम इफ़ेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो अपने आप को अवेयर करना, यानी कि नॉलेज ऑफ ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे अवेयर होना। अब चीज़ों को मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है तो हैंडलिंग, यानी कि चीज़ों को देखो, मैनेज करना यानी कि हैंडल करना। भाई कीवर्ड्स को पकड़ेंगे तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार देख भी लेंगे तो कीवर्ड्स पकड़ लेना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन की जहाँ बात आती है, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करना। अब हम अपने आप को मोटिवेट किस लिए कर रहे हैं, कि हम अपने गोल तक पहुंच सके, यानी कि जीआरएफ तक पहुंच सके। तो स्टेइंग इन द कोर्स टुवर्ड डिजायर्ड गोल, ठीक है, गोल तक पहुंचना। ये देखिए 5th जो ऑप्शन है हमारा, गोल तक पहुंचना। फिर एम्पैथी की बात होती है, एम्पैथी एक फीलिंग है, ये दूसरों के लिए फीलिंग, तो ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा सेकंड ऑप्शन में, फीलिंग। जो सोशल स्किल की बात की जाए तो एक स्किल यानी कि एबिलिटी क्या है, दूसरों को गाइड करने की। अब गाइड एक स्किल है, किस तरह से लोगों को गाइड किया जाए, ये एक स्किल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एसर्शन की अगर बात करें तो हमारे सामने एसर्शन क्या आ रहा है कि देयर हैव बीन कंक्लूजन एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट वेरियस स्टेजेस लीडिंग टू स्टेज स्पेसिफिकेशन, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज बेस। और ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि टीचर्स को हर क्या किया जाता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इकट्ठे मिलकर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए। और क्या किया जाता है, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है हर स्टेज के लिए अलग तरीके से, जैसे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी। फिर रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जो NCTE हैं वो एक्वायर्ड स्टेशनरी स्टेटस है। भाई स्टेशनरी स्टेटस तो ये है, NCT हमारी है, ये एक स्टेशनरी बॉडी तो है। ब्रोट आर डिस्कशन डॉक्यूमेंट ऑन टीचर एजुकेशन,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ऊपर, और ये इसके स्टेटस की कि एनसीटी क्या है, कौन सा बोर्ड है। तो ठीक है, दोनों ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन जो है वो रोंग है, करेक्ट नहीं है। अब बात करें कि जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी के लिए सबसे बड़ी बात लिख लीजिए, रिलायबिलिटी की बातें। जो रिलायबिलिटी है उसमें क्या होता है कि कोरिलेशन होता है स्कोर्स के बीच में टेस्टिंग टूल्स में, ठीक है, इट्सेल्फ। और जो रिलायबिलिटी होती है वो वेरी होती है, जो सैम्पल टू सैम्पल वेरी करेगी, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, सैम्पल टू सैम्पल वेरी करेगी, उसी सैम्पल पे नहीं, सैम्पल टू सैम्पल वेरी करेगी। इट इज़ अफेक्टेड बाय द वेरिएंस ऑफ स्कोर्स, जो स्कोर्स हैं वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी कैन हाउ नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हम रिसर्च में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिसर्च स्टडी जो वेरिएबल्स है, जो डायरेक्टली क्या होता है ऑब्जर्व नहीं कर, जिस चीज़ को देखो, ऐसा वेरिएबल जिसको हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। एक्स्ट्रा नोज नहीं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हैवी हो जाता है, ठीक है। मॉडरेट जो मिड में होता है, ट्रीटमेंट जिसको क्या किया जाता है, जिस ग्रुप पे क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है ट्रीटमेंट वाला, तो हमारा क्या है, आंसर इज सी, जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है। उसके बाद बात की जा रही है जीन प्याजे की, ऑसबेल की, वाइगॉत्स्की की, ब्रूनर की, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप इजीली, यहाँ से डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं एसिमिलेशन की बात किसने की है, एकोमोडेशन की किसने की है, ठीक है। ऑसबेल का मॉडल क्या कहता है, वो एडवांस्ड जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी बात करता है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि हम सोसाइटी में रहकर सीख सकते हैं, ठीक है। ब्रूनर क्या कहते हैं, डायरेक्टेड जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं लर्निंग की अप्रोच को। तो ये डायरेक्टली बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेसिक कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो रिलेटेड हैं एक पर्सनैलिटी और एटीट्यूड डोमेन से, तो उसमें क्या होगा हमारा, यानी कि जो हमारा बी है कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है। हमारा जो सी है मैनेजिंग, चीज़ों को मैनेज करना, यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंसीज में मैटर नहीं करता है। यानी कि हमारा कंट्रोल किस तरह का है, हम चीज़ों को मॉनिटर, हम सेल्फ एफिशिएंसी कैसी है हमारी, और हमारी पॉजिटिविटी कैसी है, ये हमें इफेक्ट करती है। तो आंसर इज डी। अगर 78 की हम बात करें तो स्किनर थ्योरी की बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट की। तो यहाँ पर 78 में क्या होगा, हमारा डायरेक्टली दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होती है लर्निंग मटेरियल की, और स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है, फिर इमीडिएसी होती है फीडबैक की। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 79 में मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थर्स्टन ने दी है, किसने दी है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज की बात की जाती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसकी है, थर्स्टन की, जो इंटेलिजेंस थ्योरी है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल, यानी कि जो गार्डनर ने दी है इंटेलिजेंस की। उसके बाद थ्योरी ऑफ फ्लूइड, और जो कि कैटल ने दी है क्रिस्टलाइज की। कॉपिंग थ्योरी की बात करें तो स्टर्नबर्ग से रिलेटेड, जो कि इंटेलिजेंस कैन बी टॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, डिसएडवांटेज की बात करते हैं, बॉटम अप अप्रोच ऑफ बजटिंग आर दैट द बजट, भाई बॉटम अप की बात कर रहे हैं, बॉटम अप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, कि मे बी नॉट सिंक्रोनियस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में भी स्लो, जो प्रिपरेशन है वो स्लो हो सकती है। ये क्या है, जब बॉटम से, भाई आप खुद ही सोचिए, वर्कर से जब एडमिनिस्ट्रेशन पे बात जाएगी तो वो स्लो भी होगी, मे बी वो सेम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो स्लो हो सकती है। देखो, एक्यूरेट नहीं हो सकती, रियलिस्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि बॉटम से है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल बिल्कुल भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत अच्छे से आप सबको आता है। नेक्स्ट अगर बात करें 82 की, आउटकम्स की बात की जा रही है, जो बिहेवियरल जो आउटकम्स होते हैं बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन द टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, एनालिसिस, क्रिएशन, क्रिटिकल
थिंकिंग ये हमारी होती है। देखिए नॉलेज वो लो लेवल की है, कॉम्प्रिहेंशन लो लेवल का है, एप्लीकेशन नीचे है, तो आप इजीली इनको डिडक्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा एनालिसिस, क्रिएशन और क्या है क्रिटिकल थिंकिंग हमारी हाई लेवल की होती है। फिर एड्रेस किया, फॉर एड्रेसिंग, एड्रेस करने के लिए जिनको नीड है लर्नर्स को थ्रू अ करिकुलम डिज़ाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस, कि कौन सा बेस बनाया जाए और किस तरह से कंसिडरेशन दी जाए उनको, तो उसके लिए क्या होगा कि डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर्स होगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होगा लर्नर्स का, और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी लर्नर की। अब देखिए यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पर हमारी मोबिलिटी की कोई बात नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हमारे आगे हमारे सामने आंसर आ जाता है ए, बी और ई ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, सक्सेसफुल करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। अच्छा, अब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए भाई, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ट्रेंड टीचर्स की स्कूल में, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो ट्रेंड काउंसलर हैं स्कूल में उनके थ्रू। तो ईजिली हमें पता चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेन टीचर होने चाहिए। तो यहाँ से एलिमिनेशन से अगर आप देखें तो सी, आस्किंग पेरेंट्स, तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर चाहता है स्टडी करना फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल मीन फॉर ट्राइबल, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे क्या होगा रिजल्ट हमारा एथनोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात आ गई तो एथनोग्राफिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें लिया जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो फंक्शनिंग देखना चाहता है ट्राइबल बच्चों के लिए। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, एथनोग्राफी होगा, क्योंकि एथनोग्राफी क्या होता है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिटन ऑब्जर्वेशन होती है, एक साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जर्वेशन होती है जो कि प्रोवाइड करती है एक अकाउंट पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो जो फील्ड वर्क होगा यूजुअली इन्वॉल्व करेगा, जैसे स्पेंडिंग अ ईयर, एक ईयर या मोर इन अनदर सोसाइटी, लिविंग विद द लोकल पीपल, लर्निंग अबाउट देयर वेज ऑफ लाइफ। तो इन सब बातों की अगर बात होती है तो एथनोग्राफी की हम बात करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, अब चीज़ों को क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद 8 फोल्ड पाथ की अगर बात करें तो ये नॉलेज वाली बात आती है। नॉलेज की हमें अगर बात करें तो उसमें से राइट, फेथ और राइट रिजोल्व होगा, तो ही हमें हमारी क्या होगी, नॉलेज राइट होगी। रेपो बिल्ड किस में की जाती है, ऑब्वियसली रेपो बिल्ड की जाती है रैशनल काउंसलिंग में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, जो पोजेशन है, प्रैक्टिस ऑफ राइट, फेथ है, नॉलेज है, कंडक्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेश जो कार्मिक मैटर है उसमें ब्लॉक किया जाता है, इज ब्लॉक्ड, और दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेज को क्या बोला जाता है, स्टॉपेज, स्टॉपेज बोला जाता है इस स्टेज को। इसको ध्यान रखना, सनवर भी बोला जाता है और स्टॉपेज भी बोला जाता है, जहाँ पर जो कंडक्ट है, इन्फ्लुएंस है, जो फ्रेश कार्मिक मैटर है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। अब देखिए ये तो सामने से पता चल रहा है बिल्कुल, जब भी लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर सकते, एप्लीकेशन और यूज़ की। तो लर्निंग को क्या होना चाहिए, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, इन दोनों की बात करते हैं। उसके बाद हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ से हैं। उसके बाद 96 से 100 तक हमारे इस पैसेज से क्वेश्चंस हैं। होप आपको जो PYQ एनालिसिस है वो पसंद आया होगा, और आप यहाँ से इनके आंसर्स भी देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं, उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसका जो पर्टिकुलर PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको पसंद आई है ये सीरीज़, आप चाहते हैं कि PYQs इसी तरह से डिस्कस करें तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते इस तरह से, सिर्फ PDF चाहते हैं तो मैं सिर्फ PDF भेजूं, क्योंकि इस टाइम पे मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सो जस्ट सेव योर टाइम
टाइम को यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। जहाँ भी आपको लगे कि वेस्टेज हो रही है, लीव दैट पर्टिकुलर वीडियो, टॉपिक, व्हाटएवर जो भी है। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे आता है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहीं पर छोड़ दीजिए उसको। और जो आपको करना है, जहाँ आपका वीक एरिया है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग एरिया को और भी स्ट्रॉन्गर बनाना है, वो आप इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से रिवाइज़ करना चाहते हैं, किस लेवल पे रिवाइज़ करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोग या तो पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली 1 से 2 जो PYQs हैं वो इसी तरह से डिस्कस कर सकती हूँ। और आपको लगता है कि सिर्फ PDF से हम पढ़ के और आंसर दे के खुद कर सकते हैं, तो इट्स मोर बेटर। तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें PYQs की, या फिर आप खुद रिवाइज करना चाहते हैं, सिर्फ PDF चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर रिविज़न। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए विद मोटिवेशन। इस बार GRF आपका है। बाय बाय।